नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं इस समय कश्मीर के श्रीनगर स्थित मुगल गार्डन में हूं और आप देखेंगे मेरे पीछे जिस तरह की फुलवारी और फूल यहाँ हैं, लोग उसका आनंद लेने के लिए, नज़ारा दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ होते हुए भी जो खबरों में इस समय बना हुआ है वो महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से राजनीतिक उठापटक की जो खबरें आई हैं, उस बीच संजय राउत ने जिस तरह से वहाँ जो बागी विधायक हैं उनको धमकी दी है, एक तरह से जान से मारने की धमकी का आरोप उनके ऊपर लगाया। लेकिन इसी में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनको ईडी ने सम्मन किया है और अब उनको 28 तारीख में 28 जून 11 बजे ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, क्योंकि मामला 1034 करोड़ के घोटाले का है और उस घोटाले के तार उनके एक मित्र हैं प्रवीण राउत, उनसे जुड़े हैं। और प्रवीण राउत की पत्नी जो है, उस पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए दिए थे बगैर ब्याज, बिना किसी उसके एंट्री भी नहीं थी, और कुछ हाउसिंग सोसाइटी बना करके फ्लैट्स बनाए गए थे। और पात्रा चाल का ये सारा घोटाला है। पात्रा चाल में गरीब लोग रहते थे, तो महाराष्ट्र की जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने ये जिम्मेदारी दी थी कंपनी को, जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप फ्लैट्स बनाइए। 3000 फ्लैट कुल बनाने थे। ये 3000 फ्लैट जो बनाने का काम दिया गया था महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया था, और ये तय हुआ था कि इन 3000 फ्लैट को बना करके इसमें से 672 प्लॉट जो पात्रा चाल में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको देने हैं, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि वो पुराने हो गए थे, जर्जर हो गए थे और उनको कभी भी वो गिर सकते थे भूकंप आदि में। इस तरह की कुछ खबरें सरकार के पास थी, तो सरकार ने तय किया कि ये जो लोग यहाँ चाल में रहते हैं इनको मकान बना करके शिफ्ट किया जाए। अब क्योंकि वो जो पात्रा चाल है वो प्राइम लोकेशन पे थी, उस प्राइम लोकेशन पर महाराष्ट्र के बिल्डरों की नज़र थी और सब लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरह ये चाल यहाँ से हट जाए, तो यहाँ ये बढ़िया आलीशान फ्लैट बनाए और उन फ्लैटों को बना के करोड़ों रुपए उससे कमाएं। और ये जो दिमाग लगाया इन्होंने, इसीलिए ऐसा कहा कि पात्रा चाल में जो लोग रह रहे हैं उनको बाकायदा ये आश्वासन दिया गया कि आपके लिए हम फ्लैट बना रहे हैं, और जब तक ये तोड़कर दोबारा ज़मीन को प्लेन करके हम बनाएंगे तब तक आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, किराए पे रह लो, बाद में हम आपको दे देंगे। लेकिन घपला घोटाला ये हुआ कि ये जो कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया था महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, इस गुरु आशीष कंपनी ने जो प्रवीण राउत की कंपनी है, प्रवीण राउत का इसमें मालिकाना अधिकार है। प्रवीण राउत संजय राउत के मित्र हैं और इसी मित्रता के तहत उनको शायद ये छूट मिली कि उन्होंने कोई फ्लैट बना करके इस तरह नहीं दिए, और जो कंपनी थी उसके 25% शेयर वो उन्होंने HDIL कंपनी है उसको दे दिए, और बाकी जो है प्राइवेट बिल्डरों को दे दिए। यानी कंपनी बनाई गई थी सरकार ने अथॉरिटी के मकान बनाने के लिए, लेकिन उनमें बिल्डरों को घुसा दिया गया, और बिल्डरों को घुसा करके वो जो 3000 फ्लैट बने उसमें सबको हिस्सेदार बना दिया। जो पात्रा चाल वाले लोग थे जिनको वहाँ शिफ्ट करना था, 672 लोग, उनको वहाँ फ्लैट नहीं दिया गया। और वो जो प्राइम लोकेशन थी पात्रा चाल की, उसमें महाराष्ट्र के बिल्डरों ने घुसपैठ करके, किस तरह से फोर्जरी करके, धोखाधड़ी करके और उस पैसे को कमाया, और इसीलिए ये सारा घपला घोटाला लगभग बताया जा रहा है 1034 करोड़ का है। अब इस घोटाले की जब ईडी में कंप्लेंट हुई, क्योंकि जो पात्रा चाल के लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट की कि भाई हमें तो मकान मिला नहीं, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। अब शिवसेना की सरकार है तो इनके ऊपर तो जिम्मेदारी है कि जो कोई घपला घोटाला कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसको जेल में डालें। लेकिन आज से 2.5 साल पहले ये जो उद्धव सरकार बनी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब जब ये नहीं करेंगे तो ईडी तो करेगी। ईडी ने पूछताछ के लिए प्रवीण राउत को बुलाया और प्रवीण राउत से पूछा कि भैया ये जो आपने अनियमितता की है, आपने हाउसिंग अथॉरिटी को जो मकान बनाकर देने थे उसके बजाय प्राइवेट बिल्डरों को दे दिए, आपने जो है 25% शेयर ये HDIL को दे दिए, और आपने जो है बाकी बिल्डरों को दे दिए, क्यों, किस आधार पर? तो जवाब कुछ है नहीं, क्योंकि एक घपला किया है। लेकिन इस मामले में जब ईडी ने संपत्ति की जांच की तो जो प्रवीण राउत है उसकी संपत्ति जो पता लगा उसमें 9 करोड़ रुपया ऐसा था जो उसका जवाब नहीं दे पाए। 9 करोड़ रुपया इनका जब्त किया ईडी ने। और इसी में संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की, क्योंकि उनके नाम पे एक ट्रांजैक्शन
जो प्रवीण राउत की पत्नी है माधुरी, उनके अकाउंट से संजय राउत की पत्नी के खाते में, वर्षा राउत के खाते में 55 लाख रुपए गए थे, जहां लिखा था, मतलब ट्रांजैक्शन गई है, क्यों दिए? तो पूछा गया, तो प्रवीण राउत की पत्नी से ईडी ने 1 साल पहले जब पूछताछ की थी कि भैया आपने जो संजय राउत की पत्नी को ये 55 लाख रुपया अकाउंट में दिए हैं, ये किस एवज में दिए हैं, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा हम एक कंपनी में पार्टनर हैं और उनको मैंने ये उधार दिया है। वो उधार दिया तो था, वापसी का उसमें कोई जिक्र नहीं है, बैंक की स्टेटमेंट में कब वापसी आया वो आया ही नहीं। तो 55 लाख रुपया आपको दिया गया, यानी आप संजय राउत की पत्नी हैं, आप कंपनी में पार्टनर हैं किसी में, वो बात अलग है, लेकिन एक नेता की बीवी हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं ये ऐसा भी शक है, और जैसा होता भी है कि रिश्वत की जो राशि है वो बच्चों को, पत्नी को, भाई को, भतीजे को दी जाती है, और इसीलिए ईडी को जो जवाब चाहिए था वो ईडी को जवाब नहीं मिला, और इसी में प्रवीण राउत को जेल में डाल दिया गया। अभी उसकी जांच चल रही थी, लेकिन जिस तरह से बार बार संजय राउत धमकी देते हैं, केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं, केंद्र ईडी का इस्तेमाल कर रही है, केंद्र ने राजनीतिक अपने नेता ये के रूप में इस्तेमाल, कार्यकर्ता के रूप में कर रही है। आप इसी से आइडिया लगाइए कि संजय राउत की पत्नी के 2 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए। यदि ईडी दुर्भावना से काम कर रही थी, फ्रॉड थी, गलत थी, तो संजय राउत तो बहुत बड़े लीडर हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में गए होते, और ईडी के जिस अफसर ने उनके 2 करोड़ रुपए जब्त किए उनके खिलाफ कार्रवाई होती, कोर्ट में केस डालते और उसको जेल कराते। कानून से ऊपर तो कोई है नहीं, और 2 करोड़ रुपया छोटा होता नहीं है कि कोई आपके घर से 2 करोड़ रुपया आपका जब्ती कर ले और आप उसको यूं ही माफ कर देंगे क्या? तो ये इसलिए नहीं गए क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी इनके खिलाफ जो केस चल रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ईडी के द्वारा, और ईडी ने अपने प्रूफ दिए हैं जिसमें पता लग रहा है कि पात्रा चाल में लगभग 1034 करोड़ का घोटाला हुआ है, और उसमें संजय राउत की पत्नी के नाम भी 55 लाख रुपया ट्रांजैक्शन गया है। अब संजय राउत डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट उसमें फंस रहे हैं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा, वो एक पार्टी से जुड़े हैं, तो आपकी पत्नी के नाम पे पैसा आया है तो आपने क्या हेल्प की है ये जवाब देना पड़ेगा, और इसीलिए 28 तारीख को ईडी ने सम्मन दिया है। अब उसको लेकर के संजय राउत जिस तरह की बातें करते हैं, नेताओं की भाषा है, जब भी इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए इनके पास जवाब होता है, वो बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। लेकिन संजय राउत जी इस बार बचने वाले नहीं है, क्योंकि उनको जवाब तो देना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर किरीट सोमैया ने बाकायदा ट्वीट किया है, उन्होंने मीडिया के सामने भी बोला है कि भाई हिसाब तो देना पड़ेगा। आप जो सत्ता में रहे हैं, आपने जितने घपले घोटाले किए हैं, आप कब कब ये कह के बचते रहेंगे बदले की भावना, बदले की भावना, सरकार? अरे भाई आप कोर्ट में जाइए ना। आपको अगर लग रहा है आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपको लग रहा है कि सरकार और ईडी आपके खिलाफ कार्रवाई जो कर रही है वो बदले की भावना से कर रही है, कोई अधिकारी, कोई अफसर ईडी का आपकी संपत्ति अवैध तरीके से जब्त करके ले गया, तो उसका नाम तो आपको पता ही होगा ना, कौन अधिकारी थे, उनके खिलाफ केस करिए। लेकिन ऐसा नहीं किया और 1 साल बीत गया। संजय राउत जी जो रोज स्टेटमेंट मीडिया में देते हैं, एक भी स्टेटमेंट क्या इस मामले में उन्होंने दी? और इसीलिए आज शिवसेना में जो हो रहा है, जो टुकड़े हो रहे हैं, जो 2 गुट बन गए हैं, वो इसीलिए है कि एक वो शिवसेना है जो केवल कमाने पे लगी हुई है 2.5 साल से। ये जितने घपले घोटाले हैं, चाहे वो एनसीपी के लीडरों ने किए हों, फिर चाहे वो किसी ने किए हों, जिम्मेदारी तो सरकार में जो बैठा होता है उसकी होती है। तो एक शिवसेना वो है और एक शिवसेना वो है जो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के काम तक नहीं हो रहे हैं। और शिवसेना तो बनी इसलिए थी कि गरीब लोगों की आवाज़ उठाएं। अब गरीब लोगों की आवाज़, वो जो चाल में रहने वाले लोग हैं, उनके हिस्से का आप पैसा खा जाएं, ये कैसी शिवसेना है भाई? और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये जो शिवसेना के ही शिवसैनिक हैं, एकनाथ शिंदे, वो आरोप लगा रहे हैं। और इसीलिए किरीट सोमैया ने भी कहा है हिसाब तो देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये मैं बता सकता हूं कि ये जो पात्रा चाल मामला है, इसमें गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो पार्टनर हैं, HDIL के कंपनी वाले, उनको 25% शेयर है, यानी उनकी भी जवाबदेही है। और अब इसी में आपको बता दूं, MHADA जो है वो शक के घेरे में आया था कि आपने जांच क्यों नहीं की, किस नेता के कहने पर आपने ये सब घपला होने दिया। और इसीलिए 28 तारीख को पूछताछ होगी
और संभावना ये मानी जा रही है, हालांकि संभावना ये मानी जा रही है कि ईडी जब पूछताछ करेगी, कोई ना कोई ईडी के पास ऐसे प्रूफ जरूर हैं जिसमें संजय राउत के खिलाफ भी उनके पास कुछ जानकारी है। और अब जिस तरह का ये घपला घोटाला है तो संजय राउत की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। संजय राउत बेशक खीज में ये कह रहे हैं मैं कुछ भी कर लो एकनाथ शिंदे गुट में नहीं जाऊंगा। तो भैया संजय राउत जी मुझे बताइए, आपको क्या कोई बुला रहा है? आपको कोई नहीं बुला रहा, आप रहिए जहां हैं, बल्कि आप जहां हैं वहां भी आप नुकसान ही कर रहे हैं। शिवसेना का नुकसान करने में बहुत बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो दो नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं। एक संजय राउत, उनकी बयानबाजी, उनके धमकी भरे बोल, बिगड़ैल बोल, और दूसरे हैं शरद पवार जी। इन दो नेताओं की वजह से ये आज हाल हुआ है जो हो रहा है। बहरहाल ईडी का जो अगला कदम है अब देखते हैं, कुछ ही घंटों बाद उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा और उसके बाद ईडी क्या फैसला करती है, क्या संजय राउत जेल जाते हैं, अभी देखना होगा।